हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे एयरवे मैनेजमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जाम, स्पेशली नॉसेट। ठीक है। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एनक्लेक्स में नहीं मिलेगा। अगर आपने एनक्लेक्स से थ्योरी पढ़ी है तो आपको वहाँ पे अच्छे से नहीं मिलेगा। ठीक है। सो एयरवे मैनेजमेंट में बेसिकली हम पढ़ेंगे बेसिक एयरवे मैनेजमेंट, एडवांस एयरवे मैनेजमेंट एंड ऑल्सो लाइक फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है लाइक इन्फेंट्स में, चाइल्ड में, एडल्ट्स में, उसको कैसे मैनेज करते हैं। जहाँ से एमसीक्यू आता है वहाँ से भी आता है। प्लस ईटी इंट्यूबेशन, लाइक कैसे स्टेप्स सारा फॉलो करते हैं, क्या क्या लाइक उसमें जो भी लाइक डिफ़िकल्ट एयरवे कैसे करते हैं, डिफ़िकल्ट एयरवे को कैसे मैनेज करते हैं। ईटी जो होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब, वो कैसा होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट साइज अकॉर्डिंग टू लाइक एज, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, बेसिकली 2 क्लास में हम। सो आज हम एयरवे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिक एयरवे मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारा जॉ थ्रस्ट मैनूवर होता है, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट होता है, कैसा होता है सब हम दिखाएंगे आपको। ट्रिपल एयरवे मैनूवर होता है, एब्डोमिनल थ्रस्ट और हिमलिच मैनूवर होता है फॉर एडल्ट एंड चाइल्ड। ठीक है। सो स्टार्ट विद द हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। ठीक है। सो एयरवे मैनेजमेंट में बेसिक एयरवे मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम। बेसिक सिंपल बेसिक एयरवे मैनेजमेंट, जिसमें क्या आएगा, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। मतलब क्या है हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट का मतलब कि क्या करेंगे, जो हमारा हिल है ना, प्लेस द हिल ऑफ द हैंड ऑन द फोरहेड, फोरहेड पे प्लेस करेंगे। ठीक है। एंड इसको बैकवर्ड मूव करेंगे। ठीक है ना। जो प्लेस द हिल ऑफ हैंड ऑन फोरहेड, अप्लाई फर्म बैकवर्ड विथ पाम। ठीक है ना, बैकवर्ड कर दिया। देन प्लेस द फिंगर टिप ऑफ अदर एंड ऑन द लो जॉ, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये वाला हाथ को यहाँ पे फोरहेड से पीछे किया। ठीक है। एंड यहाँ से इन्होंने ओपन किया। सो हेड टिल्ट, हेड को टिल्ट किया एंड चिन को लिफ्ट किया। दिस इज कॉल्ड हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। इससे क्या होगा, एयरवे ओपन हो जाएगा। आपको दिख भी रहा होगा कि जब आप इस तरीके से करोगे तो एयरवे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज द बेसिक। ओके, सो दिस इज द बेसिक एयरवे मैनेजमेंट। बट अगर लेट्स सपोज अगर नेक इंजरी हो, अगर नेक इंजरी हो या फिर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो, कैसे पता चलेगा, अगर रोड ट्रैफिक इंसिडेंट हो रखा हो या फिर कोई बच्चा है ऊपर से गिर गया हो, है ना, लाइक रूफ से फ्लोर से ऊपर, फ्लोर से नीचे गिर गया हो, या फिर ड्रॉनिंग हो गई हो, है ना, डाइविंग एक्सीडेंट हो गया हो, इन दैट केस देर माइट भी चांसेस कि उनको सर्वाइकल इंजरी हुई हो या फिर स्पाइनल कोड इंजरी हुई हो। सो इन दैट केस हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद ही सोचो, जब आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करते हो तो क्या होता है, ये जो हमारा जो सर्वाइकल है वो मूव होता है ना। सो हमें सर्वाइकल को अगर कभी भी इंजरी होती है तो क्या होता है, इमोबिलाइज्ड करनी होती है, हमें चीज़ों को क्या करनी होती है, इमोबिलाइज्ड करनी होती है। तो अगर आप और मूव करोगे तो फर्दर और डैमेज हो सकता है। ठीक है ना। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, जॉ थ्रस्ट मैनूवर। क्या करेंगे हम, जॉ थ्रस्ट मैनूवर। अगर सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्टेड हो तो कौन सा मैनूवर करेंगे, जॉ थ्रस्ट मैनूवर। कैसा होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। प्लेस द फिंगर, ये जो फिंगर है बिहाइंड द एंगल ऑफ लोअर जॉ, ये जो लोअर जॉ के पीछे रखेंगे एंड इसको अपवर्ड मूव करेंगे। वेरी सिंपल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो फिंगर है लोअर जॉ के पास रखे हैं एंड इसको अपवर्ड से वो करेंगे। इससे क्या होगा कि जो स्पाइन है ना, ये ज़्यादा मूव नहीं करेगा। ठीक है ना। सो हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट एंड जॉ थ्रस्ट, ये 2 बेसिक मैनूवर्स है। ठीक है ना। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा ट्रिपल एयरवे मैनूवर। ट्रिपल एयर में क्या है, कुछ नहीं है, ट्रिपल मतलब तीन का कॉम्बिनेशन, मतलब कि उसमें हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट भी होगा, जॉ थ्रस्ट भी होगा एंड ओपन माउथ। सो अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन होगा उसको बोलेंगे ट्रिपल एयरवे मैनूवर। क्या बोलेंगे, ट्रिपल एयरवे मैनूवर, जिसमें हम हेड को भी टिल्ट कर रहे हैं, जॉ थ्रस्ट भी कर रहे हैं एंड ओपन द माउथ। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल एयरवे मैनूवर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो बेसिक एयरवे मैनेजमेंट क्या हो गया, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट एंड ट्रिपल एयरवे मैनूवर। जॉ थ्रस्ट कब करेंगे, जब सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्टेड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आगे मैं एमसीक्यू भी करवाऊंगी आपको, जो कि ऑलरेडी नॉर्सेट में आ रखा है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना। सो एट द एंड ऑफ क्लास मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगी। ठीक है। देन कमिंग टू द फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एमसीक्यू आता है। सो फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या है कि कुछ भी फॉरेन जो पार्टिकल्स है, जैसे कि बच्चों में मोस्ट कॉमन अगर पूछे कि फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, सो कॉइन्स, जो सिक्के होते हैं ना, पैसे जो होते हैं सिक्के, वो या फिर फूड, मोस्ट कॉमन है। ठीक है ना। सो अगर फॉरेन बॉडी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कैसे पता चलेगा, जो बच्चा है उसमें जो ब्रीदिंग होगी वो एबनॉर्मल होने लग जाएगी, ऐसे लाइक बहुत लाउड साउंड होएगा जो ब्रीथ करेगा। ठीक है ना। प्लस
जो वो बोल नहीं पाएगा, कफ नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, ठीक है ना। सो दो केसेस हो सकते हैं। एक केस है जैसे कि उसका कुछ मुंह में है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है एंड आप पूछ रहे हो कि आपको मुंह में कुछ है क्या, वो कफ नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा एंड आप जब उससे पूछो कि आपके मुंह में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ मुंह में चला गया है, कुछ अंदर चला गया है, तो वो जस्ट नोट करेगा यस, ठीक है ना। सो मतलब क्या है, वो कॉन्शियस है ना। इनइफेक्टिव कफ है, इनइफेक्टिव कफ या नॉट एबल टू कफ टॉक एंड इज कॉन्शियस, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट एबल टू टॉक, नॉट एबल टू कफ, बट ही इज और शी इज कॉन्शियस। कॉन्शियस अगर होगा तो हम कौन सा मैन्यूवर करेंगे, हम करेंगे हिमलिच मैन्यूवर। क्या करेंगे, हिमलिच मैन्यूवर करेंगे। बट अगर वो अनकॉन्शियस होगा, वो जो भी जिसको भी फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो एकदम अनकॉन्शियस है, आपको नहीं पता क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सो इन डैट केस हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो अगर इनइफेक्टिव कफ हो या नॉट एबल टू कफ हो, नॉट एबल टू टॉक, है ना, बट कॉन्शियस हो अगर, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे हिमलिच मैन्यूवर, ठीक है ना। सो फॉर इन्फेंट्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फॉर इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर, उनके लिए जो हिमलिच मैन्यूवर होता है वो थोड़ा अलग होता है। एंड फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट, उसके लिए जो हमारा हिमलिच मैन्यूवर होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। सो हम पहले इन्फेंट्स का पढ़ते हैं। इन्फेंट मतलब लेस देन 1 ईयर में अगर कुछ बॉडी मुंह में चला गया, कुछ उसने सिक्के वगैरह मुंह में डाल दिया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेबी को क्या करेंगे, अपने जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, हमारा आर्म है, उस पर बेबी को उल्टा लिटाएंगे एंड जो हेड है ना वो नीचे कर देंगे, हेड साइड नीचे कर देंगे। सपोर्ट द बेबीज नेक विथ वन आर्म, और नेक को सपोर्ट रखेंगे, ठीक है ना। पोजीशन द बेबी फेस डाउन विथ हेड लोअर देन बॉडी, फेस नीचे होना चाहिए बॉडी से, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्म पे रखेंगे उल्टा करके, जॉ को सपोर्ट करेंगे एंड जो फेस है वो लोअर रखेंगे। देन क्या करेंगे, 5 बैक थ्रस्ट, जो शोल्डर ब्लेड होता है ना, बेबी का जो शोल्डर ब्लेड होगा, है ना, ये शोल्डर यहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा, इसके बीच में 5 बैक थ्रस्ट देंगे, 5 बार स्लैप मारेंगे पीठ पे, है ना, बैक पे। देन बेबी को सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद फिर से जो फेस है वो नीचे रखेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे। जो बच्चों में हम सीपीआर देते हैं ना छोटे न्यूनेट्स में, वैसे ही 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे, सेम लाइक लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम पे 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे। मतलब 5 आपने क्या किया, 5 बैक थ्रस्ट दिया, 5 बैक पे स्लैप मारा, देन 5 चेस्ट थ्रस्ट दिया एंड ये रिपीट करना है अंटिल एंड अनलेस जो भी उसका ऑब्स्ट्रक्शन है वो बाहर ना आ जाए, ठीक है ना। सो ये हुआ हिमलिच मैन्यूवर फॉर बेबीज और इन्फेंट्स, ठीक है ना। बट अगर चिल्ड्रन है एंड अडल्ट है, उनमें अगर कुछ मुंह में चला गया हो तो हम सबसे पहले पूछेंगे कि आर यू चॉकिंग। सो विक्टिम नॉट एबल टू स्पीक, इफ चॉकिंग मतलब हम उससे पूछेंगे आर यू चॉकिंग, कुछ आपके मुंह में है, कुछ आपके लाइक यहाँ पे फंस गया है, सो वो बोल नहीं पाएगा, कफ नहीं कर पाएगा। अगर वो कफ कर सकता है देन वेल एंड गुड, हम पहले उनको कफ करने बोलेंगे, कफ करके उसको निकालो। बट वो कफ कर नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वो जस्ट लाइक ऐसे नोट करेगा यस कुछ फंसा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये, हम उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, जो भी हमारा बच्चा है, चिल्ड्रन या फिर एडल्ट है, उसके हम पीछे खड़े हो गए, ठीक है ना। पीछे खड़े होने के बाद फिस्ट बनाएंगे, ठीक है ना, फिस्ट बनाएंगे, कुछ इस तरीके का फिस्ट बनाएंगे और वो कहाँ पे रखेंगे, बेली जो बटन होता है ना, बेली बटन पे रखेंगे एंड उसको अपवर्ड ऐसे मूव करेंगे, अपवर्ड मूव करेंगे, ठीक है ना। सो पुट द थंब साइड ऑफ योर फर्स्ट स्लाइटली अबव द पर्सनस बेली बटन या फिर बिलो द जिफाइड प्रोसेस, जो जिफाइड प्रोसेस होता है ना उसके जस्ट बिलो द रखेंगे। ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। होल्ड योर फर्स्ट फीट विथ योर अदर हैंड एंड क्विकली थ्रस्ट अपवर्ड एंड इनवर्ड ऐसे मूव करना है एंड जब तक करते रहना जब तक वो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी अंदर है, वो बाहर ना आ जाए, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड हिमलिच मैन्यूवर, वेरी इंपॉर्टेंट। इमेज से एग्जाम में आ जाता है या फिर जस्ट थ्योरी के फॉर्म में भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। सो फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को कैसे मैनेज करना है, ये रहा। एंड कभी भी या तो अगर इन्फेंट हो या चिल्ड्रन हो या एडल्ट हो, कभी भी ब्लाइंड स्वीप्स नहीं करना, लाइक ब्लाइंडली आपने फिंगर को अंदर डाल के सोचा कि निकाल लेते हैं, नो, ये कभी नहीं करना। मे बी जो भी था लाइक कॉइन्स था, आप ब्लाइंडली अंदर जाके निकाल रहे हो, वो और अंदर जा सकता है। सो कभी भी ब्लाइंडली स्वीप्स नहीं करना है, ठीक है ना। सो ये आपको अवॉइड करना है। सो ये था हमारा फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मैनेज, ठीक है ना। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया बेसिक एयरवे मैनेजमेंट,
फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। देन कमिंग टू द एडवांस्ड एयरवे मैनेजमेंट, मतलब कि जो हेड टू चेन लिफ्ट तो हो गया और हमारा जॉ थ्रस्ट हो गया, ट्रिपल मैनूवर हो गया। उसके अलावा जो एडवांस एयरवे मैनेजमेंट कैसे होता है, लाइक उसमें हम कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ इक्विपमेंट्स का, कुछ मेडिकल डिवाइस यूज़ करेंगे, है ना। सो एडवांस एयरवे मैनेजमेंट में है सबसे पहला हमारा ओरल फेरेंजियल एयरवे, ओपीए मतलब कि ओरल ओरोफेरिंजियल ओरोफेरिंजियल एयरवे, ठीक है ना, ओरोफेरिंजियल एयरवे जिसको बोलते हैं ग्यूडल एयरवे, ठीक है ना। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको देखो ये दिस इज कॉल्ड ओरोफेरिंजियल एयरवे। इमेज प्लीज अच्छे से देख लो और इसको ध्यान से याद कर लो, एग्जाम में ये भी आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड ओरोफेरिंजियल एयरवे और गुडल एयरवे, गुडल भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले इसको कब यूज़ करते हैं, सो इट प्रिवेंट द फॉल बैक ऑफ द टंग। जैसे जो टंग है, जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं, है ना, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनका जो टंग है वो बैक फॉल हो जाता है, एपिग्लॉटिस को पूरा ट्रैकिया को कवर कर देगा, है ना। सो टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ दिस टंग हम ये प्लेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड गुडल एयरवे, ओरोफेरिंजियल एयरवे, ठीक है ना। सो सबसे पहले इसको मेजरमेंट से आता है क्वेश्चन कि कैसे मेजर करके कैसे प्लेस करते हैं। सो पेशेंट फर्स्ट इंसीजर, दो तरीके हैं इसको मेज़र करने का। फर्स्ट क्या है कि जो इंसीजर है ना, दिस इज कॉल्ड इंसीजर से लेके हम एंगल ऑफ मैंडिबल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ मैंडिबल तक वो करेंगे, ठीक है ना। इंसीजर से एंगल ऑफ मैंडिबल तक हम मेज़र करेंगे एंड देन इंसर्ट करेंगे। ये दूसरा तरीका है कि एंगल ऑफ मैंडिबल टू एंगल ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ मैंडिबल तक मेज़र करके फिर वो साइज़ पता करेंगे। यस, मतलब कि सबसे पहले हमें साइज़ देखना है ना कि ये जो भी है, एडल्ट है, चिल्ड्रन है, तो उसका अप्रोप्रिएट साइज़। सो अप्रोप्रिएट साइज़ कैसे देखेंगे, फर्स्ट है कि इंसीजर से एंगल ऑफ मैंडिबल एंड दूसरा हमारा तरीका है कि एंगल ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ मैंडिबल, ठीक है ना। ये दो तरीके हैं, ठीक है। कैसे प्लेस करेंगे, स्निफिंग पोजीशन में। स्निफिंग पोजीशन ऑलरेडी मैंने बताया आपको कैसे करेंगे। सो स्निफिंग पोजीशन प्लेस करेंगे एंड देन ये इंसर्ट करेंगे। कैसे इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसको, ये जैसे ये है, इसको हम पहले इस तरीके से डालते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में डालते हैं। डाल दिया हमने, पहले हमने मेज़र किया, देन डाल दिया। डालने के बाद हम इसको 180 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर देते हैं। जब हम ओरल कैविटी के अंदर डाल देते हैं ना, डालने के बाद इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको दिख रहा है ये इस तरीके से हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, बट डालते वक्त ये ऊपर रहेगा। ऐसे डालते हैं, ये ऐसे मुँह में डाला और ऐसे हमने रोटेट कर दिया, ठीक है ना। सो ये टंग को पीछे देखो, ये रहा टंग, है ना, ये रहा टंग, इसको पीछे बैकफॉल होने से रोकेगा, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड ओरोफेरिंजियल एयरवे, गुडल एयरवे। कैसे हम इसको मेजर करते हैं समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काउंटर इंडिकेशन से पिछली बार नॉसेट में क्वेश्चन आया था कि ये जो है गुडल एयरवे किस में नहीं डालते हैं। सो अगर पेशेंट कॉन्शियस हो या फिर सेमी कॉन्शियस हो या फिर पेशेंट हु हैव इंटैक्ट गैग रिफ्लेक्स, ठीक है ना, नॉन एनेस्थाइज्ड, जिसमें एनेस्थीसिया अच्छे से पेशेंट को नहीं देंगे, उनमें नहीं डालेंगे। क्योंकि देखो, अगर पेशेंट कॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है, या जिसका गैग रिफ्लेक्स बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला है, तो आप डालोगे तो क्या होगा, उसको वॉमिटिंग आ जाएगी, है ना। क्योंकि ये हम अंदर डाल रहे हैं ना, सो गैग रिफ्लेक्स बहुत अच्छा वाला स्टिमुलेट हो जाएगा इससे, तो पेशेंट को वॉमिटिंग आ जाएगी, फिर लाइक एस्पिरेशन भी हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस एंड द पर्सन हु हैविंग द स्ट्रॉन्ग गैग रिफ्लेक्स, उस पर ये नहीं डालते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया ओरोफेरिंजियल एयरवे, गुडल्स एयरवे। दूसरा हमारा आता है NPA, दैट इज नेजोफेरिंजियल एयरवे। ओरोफेरिंजियल एयरवे क्या था, ओरल से डाल देते हैं, मुंह से डाल देते हैं, माउथ से डाल देते हैं, बट नेजोफेरिंजियल एयरवे क्या है, हम नोज से डालेंगे, ठीक है ना। सो देखो, ये ऑफकोर्स नोज में इतना बड़ा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि जो होल है वो स्मॉल है ना। सो ये ऐसे राउंड शेप में होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये हमारा है नेजोफेरिंजियल एयरवे, ठीक है ना। सो ये कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर फ्रॉम टिप ऑफ नोज टू ट्रैगस ऑफ द ईयर। टिप ऑफ नोज, लेट्स सपोज ये हमारा नेजोफेरिंजियल एयरवे, सो टिप ऑफ नोज टू ट्रैगस ऑफ ईयर तक हम मेजर करते हैं एंड देन इसको सेम ऐसे डालेंगे एंड 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, ठीक है ना। सो स्निफिंग पोजीशन सेम, लुब्रिकेट करेंगे जरूर, क्योंकि नोज में डाल रहे हैं ना, ब्लीडिंग वगैरह ना हो, सो थोड़ा सा लुब्रिकेट भी कर देंगे। इंसर्ट पोस्टीरियर पैरेलल टू द फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी एंड देन रोटेट इट 180 डिग्री, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है ना। सो ये हमारा है नेजोफेरिंजियल एयरवे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, नेजोफेरिंजियल एयरवे कब नहीं डालना है, सो अगर बेजिलार स्कल फ्रैक्चर हो, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा, अगर लाइक
कान से ब्लड आ रखा हो या फिर नोज से CSF निकल रहा हो, है ना। बैटल साइन मैंने बताया था ना, रकून्स आई, ये सारा हमारा बेजिलार स्कल फ्रैक्चर के क्लिनिकल फाइंडिंग्स होते हैं। सो बेजिलार स्कल फ्रैक्चर हो गया, या फिर क्रीवीफॉर्म प्लेट फ्रैक्चर है, सो दिस इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर बेजिलार स्कल फ्रैक्चर है तो कभी भी नेजोफेरेंजियल एयरवे नहीं डालना है, ठीक है ना। या फिर फेशियल ट्रॉमा हो रखा हो, या फिर डिफॉर्मिटी ऑफ नोज और नेजोफेरेंस, सो इन दैट केस हम नेजोफेरेंजियल एयरवे नहीं डालते, ठीक है ना। देन आपको ये एक इमेज दिख रही होगी, है ना, ऐसा बड़ा सा, पता नहीं क्या है। सो दिस इज कॉल्ड सुप्राग्लोटिक एयरवे। देखो हम अभी एंडोट्रेकियल ट्यूब पढ़ेंगे ना, ET ट्यूब पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है, जो ये हमारा ये दिस इज कॉल्ड LMA। दिस इज LMA, दैट इज लैरिंजियल मास्क एयरवे, ठीक है ना, लैरिंजियल मास्क एयरवे। सो ये क्या है, लैरिंजियल मास्क एयरवे क्या है, इट इज सुप्राग्लोटिक एयरवे। क्या है ये, सुप्राग्लोटिक एयरवे, ग्लोटिस से जस्ट अबव रहेगा, सुप्राग्लोटिक एयरवे। जैसे कि कोई पेशेंट होता है जिसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब हम नहीं डाल सकते हैं, है ना, ET ट्यूब डालना डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट एयरवे होता है ना, और इमरजेंसी कंडीशन होती है। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, LMA डालते हैं, लैरिंजियल मास्क एयरवे, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए डालना हो, लाइक 1-2 घंटे के लिए डालना हो। सो इन दैट केस हम क्या डालते हैं, LMA डालते हैं, लैरिंजियल मास्क एयरवे। एग्जाम में क्या आता है, इमेज से क्वेश्चन आता है। सो या तो वो ऐसे लाइक सीधा दिखा देंगे पेशेंट के अंदर, सो आपको पता होना चाहिए, एंड सेकेंड ये इमेज ही दे सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लैरिंजियल मास्क एयरवे। ये हमारा कफ है, ठीक है, ये ट्यूब है, एंड ये इन्फ्लेट करते हैं। जब ये आप डाल दोगे ना तो यहाँ पे एयर डाल के इसको इन्फ्लेट करेंगे, सो डैट वहाँ पे फिक्स हो जाए, ठीक है। इसको इन्फ्लेट कर देते हैं यहाँ पे अंदर डालने के बाद, ठीक है ना। ये पायलट बलून है। सो दिस इज कॉल्ड लैरिंजियल मास्क एयरवे, ठीक है। इट इज सुप्राग्लोटिक एयरवे। वैसे ही दूसरा हमारा है कॉम्बी ट्यूब एयरवे। ये हमारा कॉम्बी ट्यूब एयरवे है, ये भी सुप्राग्लोटिक एयरवे है। सो सुप्राग्लोटिक एयरवे के 2 एग्जांपल हो गए, एक हो गया हमारा LMA, एक दूसरा हो गया हमारा कॉम्बी ट्यूब एयरवे, ठीक है ना। सो कॉम्बी ट्यूब एयरवे ये भी लाइक ब्लाइंडली इंसर्ट कर देते हैं इन डिफिकल्ट एयरवे। सो इसमें ना आपको दिख रहा होगा 2 ल्यूमेन है, 2 ल्यूमेन है, ये रहा 2 हमारा ल्यूमेन हो गया, 2 ल्यूमेन है एंड 2 कफ है, दिख रहा है आपको, 2 ल्यूमेन है एंड 2 कफ है। सो इसका क्या फंक्शन है, ये जो ब्लू वाला ल्यूमेन दिख रहा है ना आपको, ये दिस ब्लू वाला जो ल्यूमेन है ना, सो ब्लू वाला क्या है कि ब्लू पोर्ट में फॉर वेंटिलेशन इफ ट्यूब इज इन द इसोफेगस, मतलब ये ब्लाइंडली इंसर्ट कर देंगे, या तो ये इसोफेगस में जाए या ट्रैकिया में जाए, दोनों ही जगह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम इन्फ्लेट कर देंगे ट्यूब को, है ना, एंड उसी में लाइक उसी के थ्रू लाइक वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि जो ब्लू पोर्ट है फॉर वेंटिलेशन इफ ट्यूब इज इन इसोफेगस, अगर ट्यूब इसोफेगस में गया है तो हम ब्लू वाले पोर्ट को वो करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, ठीक है ना। एंड अगर जो ल्यूमेन 2 है वो क्लियर पोर्ट है फॉर वेंटिलेशन इफ ट्यूब इज इन ट्रैकिया, ठीक है ना। सो 2 पोर्ट होते हैं, एक ब्लू वाला होता है एंड एक क्लियर वाला होता है। ब्लू वाला कब यूज करेंगे, जब जो ट्यूब है अगर इसोफेगस में चला गया है, एंड ये क्लियर वाला कब यूज करेंगे, जब वो ट्रैकिया में गया है तो, ठीक है ना। एंड 2 हमारा कफ है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एक ये कफ है, एक ये कफ है। सो एक हमारा ओरोफेरेंजियल कफ है जिसको प्रोक्सिमल कफ बोलेंगे, एंड इट सील द माउथ एंड फेरिंग्स। ये हमारा प्रोक्सिमल कफ है, ओरोफेरेंजियल कफ। देखो ये माउथ एंड फेरिंग्स को ये सील कर दिया। एंड दूसरा हमारा ये वाला कफ है, दिस इज कॉल्ड डिस्टल कफ, इसोफेजियल कफ। इट सील आइदर इसोफेगस या फिर ट्रैकिया को सील करेगा, जिस एरिया में जाएगा उस एरिया को वो सील कर देगा। सो ये ब्लाइंडली इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अगर डिफिकल्ट एयरवे होते हैं, ET इंट्यूबेशन नहीं हो पा रहा होता है तो हम पेशेंट का सैचुरेशन डिप होने लगता है तो लाइक ब्लाइंडली इंसर्ट कर देते हैं कॉम्बी ट्यूब। सो LMA और कॉम्बी ट्यूब आर द एग्जाम्पल ऑफ सुप्राग्लोटिक एयरवे, ये याद रखना आप, ठीक है ना। सो देन कमिंग टू द एम्बू बैग। सो एम्बू बैग के बहुत सारे नाम है। फर्स्ट है हमारा बैग वॉल्व मास्क, BVM, ये याद रखना है, VVM, बैग वॉल्व मास्क वेंटिलेशन, या फिर एम्बू बैग, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप एम्बू को ऐसे इन्फ्लेट करो, जब आप एम्बू को कंप्रेस करोगे ना वो खुद ही इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है ना। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग एंड ऑल्सो रिससिटेशन बैग, क्योंकि हम रिससिटेशन के टाइम यूज करते हैं, ठीक है ना। सो इट इज यूज टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, PPV बैग भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना।
सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हमने एम्बू बैग कनेक्ट कर दिया, पेशेंट को एंडोट्रैकियल ट्यूब था, हमने वहाँ से एम्बू बैग कनेक्ट करके जब हम उसको वेंटिलेट करेंगे, तो अगर हमने ऑक्सीजन की कोई सप्लाई नहीं लगाई है तो वो हमारे चारों तरफ कितना एयर है, 21%। सो वो 21% एयर जाएगा, ठीक है ना, 21% FiO2 जाएगा। कितना जाएगा, 21% FiO2 जाएगा। बट अगर हमने ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया, ये रहा देखो, आपको ये रहा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन की ट्यूबिंग होती है, देखो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। सो ऑक्सीजन से कनेक्ट करके हम 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन से अगर हम कनेक्ट पेशेंट को अगर हम वेंटिलेट करेंगे तो वो अराउंड 95 to 100% जो है वो FiO2 पेशेंट को देता है, ठीक है ना। सो मैक्सिमम हम 15 लीटर पर मिनट जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, एंड 15 लीटर पर मिनट पे वो अराउंड 95 to 100% FiO2 पेशेंट को देता है, ठीक है ना। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ से MCQ आ रखा था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो रेट हम ये एम्बू बैग से कितना दे सकते हैं। सो दैट इज 15 लीटर पर मिनट, एंड एट 15 लीटर पर मिनट पे FiO2 कितना जाएगा, 95 to 100 जाएगा, ठीक है ना। देन ये जो हमारा एम्बू बैग है ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्या है, इट इज सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है, जो कि आप कंप्रेस करोगे वो खुद ही खुद इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा। सो इट इज सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, और यहाँ से ऑक्सीजन इनलेट होता है, ऑक्सीजन कनेक्ट होता है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो देखो, यहाँ से ऑक्सीजन कनेक्ट है, यहाँ से रिजर्वोयर कनेक्ट होता है, रिजर्वोयर बैग, ठीक है ना। यहाँ से इस वाले पोर्ट से रिजर्वोयर बैग कनेक्ट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड पॉप ऑफ वाल्व। पॉप ऑफ का मतलब क्या होता है, पॉप ऑफ मतलब समथिंग रिलीज। तो जैसे कि अगर मान लो जो पॉप ऑफ वाल्व है ना, मेनली कहाँ पे होता है, पीडियाट्रिक्स जो एम्बू बैग होता है ना, छोटा वाला एम्बू बैग, पीडियाट्रिक्स एम्बू बैग में मेनली हमारा पॉप ऑफ वाल्व होता है। क्या होता है ना कि अगर आप बहुत प्रेशर से बहुत ज़्यादा एयर अपने पुश किया एम्बू बैग के थ्रू, तो क्या होगा, पॉप ऑफ वाल्व से ना जो एक्स्ट्रा एयर होगा ना वो रिलीज हो जाएगा, सो डैट इतना प्रेशर वाला एयर अंदर ना जाए, सो डैट जो बच्चे की जो लंग्स की इंजरी ज़्यादा ना हो। सो लंग की इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए ये पॉप ऑफ वाल्व होता है ना, जो कि प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो रिलीज कर देता है। सिंपल है, पॉप ऑफ वाल्व मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या करता है, वो रिलीज करता है, सो डैट लंग इंजरी ना हो, ठीक है ना। उसके बाद ये पीप वाल्व होता है। ऑफ कोर्स ये जब पेशेंट एक्सपिरेशन करता है, जब सांस छोड़ता है, तो ये एक पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रखता है, सो डैट लंग्स की जो एल्वियोली है वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक एक्सपायरेटरी वाल्व होती है, वो क्या करती है, जैसे पेशेंट एक्सेल करेगा ना, तो जो CO2 है ना वो यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। सो एक्सपायरेटरी वाल्व होती है, एंड ये हमारा फेस मास्क हो गया, ठीक है ना। सो ये हमारा पूरा एम्बू बैग का वो था। सो पीप वेल अटैच्ड एंड टाइट्रेटेड फ्रॉम 5 to 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O, यहाँ पे वो रोटेट करके हम वो करते हैं, and not exceed 20 as this pressure open the lower esophageal sphincter and cause the gastric distension and vomiting। very important कि जो पीप वेल्व होता है ना, दिस इज पीप वेल्व, उसको हम 5 to 15 के बीच में टाइट्रेट करते हैं। 15 से ज़्यादा, बेसिकली 20 से ज़्यादा बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करते, क्योंकि अगर आप 20 से ज़्यादा एक्सीड करोगे तो क्या करेगा, वो जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है ना उसको ओपन कर देगा, एंड क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स सारा एयर अंदर जाएगा, तो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो जाएगा, वॉमिटिंग आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जब हम इसको स्क्वीज़ करते हैं ना, हमने एम्बू बैग को स्क्वीज़ किया, ठीक है ना। सो 1 सेकेंड में से स्क्वीज़ किया, तो 1 सेकेंड में वो एक ब्रेथ देगा, 1 सेकेंड में हमें एक ब्रेथ दिया, तो हमें 1 मिनट में कितना ब्रेथ देना होता है, 12, नॉर्मल 12 होता है ना, 12 ब्रेथ पर मिनट होता है, तो मतलब 1 मिनट में आपको 12 टाइम्स स्क्वीज़ करना है, ठीक है ना। जैसे कि हम जो 30:2 हम जो पेशेंट को CPR देते हैं, तो 30 टाइम्स कंप्रेशन देते हैं, एंड 2 टाइम्स वेंटिलेशन देते हैं। सो 2 बार हम एम्बू बैग को क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं। एक बार किया फिर वो इन्फ्लेट हो गया, फिर दूसरी बार किया फिर वो इन्फ्लेट हो गया, फिर कंप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारा कि 1 सेकेंड पर ब्रेथ होता है स्क्वीज टाइम फॉर बैग वेल्व मास्क, ठीक है ना। एम्बू बैग है उसकी वेरियस कैपेसिटी होती है, बच्चों का अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, 1000 का, 500, 600 है ना। सो डिफरेंट उसकी कैपेसिटी होती है। वेंटिलेशन डन बाय 1 हैंड और 2 हैंड टेक्निक। कैसे, देखो ये आपको इमेज में दिख रहा है, इमेज में ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ रखा है। सो ये दिख रहा है आपको, ये C बना रखा है, दिस इज कॉल्ड C, एंड यहाँ पे ये E बना दिया है, दिख रहा है, E है ये और ये C। सो ये हमारा C and E टेक्निक, देखो ये C एंड ये E, दिस इज कॉल्ड C and E टेक्निक,
अगर आप एक हाथ से अगर जो हम वेंटिलेशन है वन हैंड के थ्रू भी कर सकते हैं एंड टू हैंड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप वन हैंड के थ्रू करोगे तो क्या करोगे, लेट्स सपोज ये मास्क है ना, लेट्स सपोज ये हमारा एम्बू बैग का मास्क है। आप क्या करोगे, इसको आपको प्रेस करना है एंड यहाँ पे जो हमारा मैंडिबल है यहाँ पे ई बनाना है, इसको ऊपर करना है, मैंडिबल को थोड़ा सा अप करना है, ठीक है, ऐसे करना है, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लगाना है सो दैट ये प्रॉपर सील हो जाए, ठीक है ना। ये हमने सी और ई टेक्निक बना दिया, और एक हाथ से हम एम्बू को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। आई बस, दिस इज कॉल्ड वन हैंड टेक्निक। एक हाथ से हमने प्रॉपर सील किया है, सी एंड ई टेक्निक के थ्रू हम सील करते हैं। सी ऊपर से बनेगा एंड ई, सी एंड ई टेक्निक होगा, एंड एक हाथ से हम क्या करेंगे, एम्बू बैग को वो करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ठीक है ना। ये उतना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि एक हाथ से प्रॉपर प्रॉपर सपोर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ये हमारा वन हैंड टेक्निक होगा। टू हैंड टेक्निक क्या होगा कि आप एक ही दोनों हाथ से अपना मास्क को पकड़ रखे हो एंड कोई दूसरा इंसान जो एम्बू बैग को कंप्रेस कर रहा है, आप दोनों हाथ से प्रॉपर जो है इसको कंप्रेस करके रखोगे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। दिस इज दोनों हाथों से उन्होंने सी एंड ई टेक्निक बना रखा है एंड दूसरे लोग जो है वो एम्बू बैग को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। इट इज वन हैंड टेक्निक एंड टू हैंड टेक्निक होता है। दिस इज सी एंड दिस इज ई, दिख रहा है आपको। सी एंड ई टेक्निक पता होना चाहिए आपको कि एम्बू बैग से हम वन हैंड टेक्निक और टू हैंड टेक्निक के थ्रू बाय सी एंड ई मेथड, है ना, सी ई मेथड के थ्रू हम करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ बैग, हाँ, कैसे हमें पता चलेगा कि जो आप कंप्रेशन दे रहे हो, जो आप वेंटिलेशन दे रहे हो थ्रू एम्बू बैग, वो एफिशिएंट है या नहीं है। आपको कैसे देखना है, यू हैव टू लुक, लिसन, फील एंड पल्स ऑक्सीमेट्री। दिस इज द निमोनिक LLFP। लुक क्या देखना है आपको, ऑफकोर्स चेस्ट राइज। जैसे ही आप एम्बू को कंप्रेस करोगे ना, प्रॉपर चेस्ट राइज होगा, है ना। जैसे ही आप इन्फ्लेट वो कंप्रेस करोगे, चेस्ट राइज होगा, एंड जब वो डिफ्लेट होगा तो प्रॉपर चेस्ट डाउन होगा। चेस्ट राइज एंड फॉल, लुक देखना है। लिसन मतलब कि आप ऑस्कल्टेट करके बायलेटरली एयर एंट्री चेक करनी है। एंड फील इजी कंप्लायंस ऑफ लंग। देखो, अगर वो प्रॉपर लंग्स में होगा ना, प्रॉपर अगर वो ट्रैके के थ्रू जा रहा होगा एंड कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, तो जब आप एम्बू बैग को कंप्रेस करोगे ना, तो इतना कॉम्प्लायंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा। बट अगर लेट्स सपोज ट्रैकिया में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ सिक्रेशन भरा हुआ है, या फिर कुछ फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्टेड है, ठीक है, या फिर वो ट्रैकिया में ना जाके वो इसोफेगस में है, तो जब आप स्क्वीज करोगे ना एम्बू बैग को, तो बहुत बड़ा वाला ऐसे रेजिस्टेंस आएगा, स्क्वीज नहीं होगा अच्छे से, है ना, ऐसे स्क्वीज नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड इजी कॉम्प्लायंस ऑफ बैग, इजी है या नहीं है। वो हमें फील करना है। अगर इजी कॉम्प्लायंस नहीं है तो हमें चेक करना है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कुछ क्लॉट्स तो नहीं है, या फिर कुछ सिक्रेशन तो भरा हुआ नहीं है, या कुछ फॉरेन बॉडी तो नहीं है। हमें ये देखना है, ठीक है ना। लुक, लिसन, फील एंड पल्स ऑक्सीमेट्री। ऑफ कोर्स जब आप वेंटिलेट करोगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है ना। इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन मतलब SpO2 क्या होने लग जाएगा, SpO2 सैचुरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा असेसमेंट था। उसके अलावा और क्या है, वेव फॉर्म कैप्नोग्राफी होता है, एक्सेलेंट इंडिकेटर ऑफ वेंटिलेशन एंड टाइडल CO2, ठीक है ना। वेव फॉर्म जो हमारा मॉनिटर होता है ना, उसमें वेव फॉर्म होती है कैप्नोग्राफी। वो एक्सेलेंट इंडिकेटर है। तो अगर आपसे एक्सेलेंट इंडिकेटर पूछे, दैट इज द वेव फॉर्म कैप्नोग्राफी या एंड टाइडल ET CO2, आपने सुना होगा, एंड टाइडल CO2, ठीक है ना। साइज ऑफ मास्क फ्रॉम, हाँ, साइज ऑफ मास्क वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे, कुछ ऐसे, है ना, कहाँ कैसे करते हैं ये पता नहीं होता। ये ना प्रॉपर ऐसे होना चाहिए, दिस शुड बी कवर, है ना, फ्रॉम ब्रीज, जो नोज का ब्रीज से लेके प्रॉपर ये चिन तक, ये ऐसे कवर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ब्रीज ऑफ नोज टू चिन तक कवर होना चाहिए, ठीक है ना। वेंटिलेशन नॉट एडिक्वेट ET इंट्यूबेशन, हाँ, अगर तभी भी आपने बेसिक एयरवे मैनेजमेंट कर दिया, आपने एडवांस एयरवे मैनेजमेंट भी कर दिया, आपने प्रॉपर पूरा C एंड E टेक्निक के थ्रू आपने प्रॉपर एम्बू बैग से आप एयर दे रहे हो, वेंटिलेट कर रहे हो, स्टिल अगर SpO2 राइज नहीं हो रहा है, ET CO2 प्रॉपर वेव फॉर्म नहीं आ रही है, ठीक है ना, तब क्या करोगे आप, ET इंट्यूबेशन करेंगे, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, ET इंट्यूबेशन करेंगे। एंड ET इंट्यूबेशन के लिए एक डिफरेंट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी आपको। उसमें प्रॉपर एवरीथिंग वी विल डिस्कस, कि डिफिकल्ट एयरवे एग्जाम में जो आ रखा है, प्रॉपर जो स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट साइज हो गया,
एवरीथिंग विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। सो अब हम MCQ करते हैं। गुडल्स एयरवे मैनेजमेंट डिवाइस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। गुडल्स एयरवे, दिस इज कब यूज करेंगे? कॉन्शियस पेशेंट में यूज करेंगे, अनकॉन्शियस में यूज करेंगे, सेमी कॉन्शियस में यूज करेंगे, या ऑल ऑफ द अबव, सारे में यूज करेंगे। सो मैंने क्या बोला था कि कॉन्शियस में, सेमी कॉन्शियस में और जिनमें जो गैग रिफ्लेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स गैग रिफ्लेक्स होगा, फिर वॉमिटिंग हो जाएगी, एस्पिरेशन हो जाएगा। तो कहाँ करेंगे? अनकॉन्शियस पेशेंट में करेंगे, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा? बी। आई बात समझ में? कब आया था? नॉर्सेट 6 के प्रीलिम्स में आ रखा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ ओरोफेरेंजियल गुडल्स एयरवे। इसका करेक्ट मेजरमेंट क्या है? एंगल ऑफ माउथ टू ईयर ट्रैगस, बिल्कुल गलत। कॉर्नर ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ मैंडिबल, कॉर्नर ऑफ चिक टू एंगल ऑफ जॉ, गलत है। टिप ऑफ नोज एंड एंगल ऑफ मैंडिबल। सो टिप ऑफ नोज एंड एंगल ऑफ मैंडिबल किसका था? नेजोफेरेंजियल एयरवे का था। सॉरी, नेजोफेरेंजियल एयरवे का भी नहीं था, वो ट्रेगस तक था। सो सारे गलत है। आंसर क्या है? बी। फ्रॉम एंगल ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ मैंडिबल, या फिर इंसीजर से लेके एंगल ऑफ मैंडिबल पर, ये दोनों करेक्ट पोजीशन, करेक्ट मेजरमेंट का वो है, ठीक है ना। सो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर इंसर्टिंग अ नेजोफेरेंजियल एयरवे। द पेशेंट इज एबल टू टॉलरेट एन ओरोफेरेंजियल एयरवे, बिल्कुल गलत। अगर वो ओरोफेरेंजियल एयरवे टॉलरेट करे तो क्यों डालेंगे? द पेशेंट हैज अ फ्रैक्चर्ड बेस ऑफ स्कल, क्या बोल रही है? बेजिलार फ्रैक्चर, यही बोला ना, बेजिलार फ्रैक्चर। द पेशेंट हैज हाइपोक्सीमिया, गलत। हाइपोक्सीमिया में लाइक द पेशेंट हैज अ चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन का तो नेजोफेरेंजियल एयरवे से कोई रिलेशन ही नहीं है। हाइपोक्सीमिया है तो लाइक इसलिए तो हम डाल रहे हैं, सो दैट प्रॉपर एयरवे ओपन हो, है ना। सो आंसर क्या होगा? बी। बी इज द प्रॉपर कॉन्ट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर बेजिलर स्कल फ्रैक्चर हो तो हम कभी भी नेजोफेरेंजियल एयरवे नहीं डालेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए स्कूल चिल्ड्रंस आर गैदरिंग ऑन द प्लेग्राउंड सराउंडिंग्स अ चाइल्ड हु इज अनकॉन्शियस एंड बाय द हिस्ट्री रिवील्स दैट चाइल्ड हैड रेजिन्स, कुछ रेजिन्स था उसके पास। What would be the priority nursing action? Do nothing, ठीक है ना। 5 abdominal thrust and perform Heimlich maneuver, encourage child to talk, instruct the teacher to call 108। सो देखो इन्होंने क्या बोला कि जो बच्चा था वो प्लेग्राउंड में खेल रहा था एंड वो हु इज अनकॉन्शियस एंड बाय द हिस्ट्री रिवील्स दैट चाइल्ड हैड रेजिन्स, चाइल्ड को कुछ रेजिन्स था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वो अनकॉन्शियस बेसिकली क्यों हो गया होगा? क्योंकि वो कुछ जो रेजिन्स था वो अंदर चला गया होगा, एयरवे क्या हो गया होगा? ऑब्स्ट्रक्ट हो गया होगा। सो इन दैट केस आप क्या करोगे? 5 एब्डोमिनल थर्स्ट दोगे एंड परफॉर्म द हिमलिच मैन्यूवर, एंड साथ ही साथ आप क्या करोगे? साथ ही साथ आप लाइक 108 को कॉल करोगे। सो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा था? यहाँ पे उन्होंने पूछा था प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो प्रायोरिटी क्या होगी? आपको एब्डोमिनल थर्स्ट देना है एंड परफॉर्म द हिमलिच मैन्यूवर। एंड अगर आपको बोला होता कि मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो उसमें आपको इंस्ट्रक्ट द टीचर टू कॉल 108 भी करना होता, ठीक है ना। सो बी एंड डी दोनों होता, बट यहाँ पे प्रायोरिटी पूछिए तो बी होगा, ठीक है ना। द नर्स विटनेसेस अ नेबर्स हस्बैंड सस्टेन अ फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ हिज हाउस, ठीक है ना। मतलब पड़ोसी, द नर्स विटनेस अ नेबर्स हस्बैंड, नेबर्स के हस्बैंड जो है वो ऊपर से नीचे गिर गए हैं। द नर्स rushes to the victim and determines the need to open the airway. The nurse opened the airway in this victim with the use of which method? Flexion position, flexion position से airway open हो सकते हैं? No, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। Head tilt chin lift maneuver, yes, इससे हो सकता है। Jaw thrust maneuver, इससे भी हो सकता है। Modified head tilt and chin lift maneuver, so बी सी डी तीनों ही सही है। बट देखो बी से भी एयरवे को हम ओपन कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं एंड डी से भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे कौन से करेंगे? तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट क्या दिया है कि वो जो है ना वो कहाँ से गिरा है? फॉल है। फॉल है तो मतलब कि सर्वाइकल इंजरी हो सकती है, स्पाइनल इंजरी हो सकती है। तो इन डैट केस हम क्या करेंगे? हम करेंगे जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। क्यों करेंगे? आए बस समझ में ना, हम क्या करेंगे? जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। सो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच and all the best for your nose set.